गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान का पाठ ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। यह ध्वनि पाठ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं, जैसे लोगों का बोलना, बच्चों का रोना, हंसना, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों की आवाज़ें, ट्रकों, बसों, कारों आदि का हॉर्न, उनके इंजनों की खड़खड़ाहट, हमारे विद्यालय में घंटी की आवाज़, चिड़ियों का कलरव, मेढकों का टरटराना, गायों का रंभाना आदि। इन आवाज़ों को ध्वनि कहते हैं। अतः ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। ध्वनि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में यह हमारी सहायता करती है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर होने या ऊपर नीचे गति करने को कंपन कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थिति में ये कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि वे दिखाई नहीं देते, परंतु हम इन कंपनों की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक प्रयोग द्वारा दिखाया गया है। एक टेबल लिया गया है। टेबल पर एक मोटी सी किताब रखेंगे और किताब के नीचे एक लंबे वाले स्केल को इस तरह से दबा के रखेंगे कि स्केल का आधे से ज्यादा भाग मेज के बाहर निकला हुआ रहे। और जब हम स्केल को धीरे से हिला देते हैं तो स्केल में कंपन होता है, जिससे ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर दूसरे प्रयोग में धातु के बर्तन में जब हम लोग चम्मच से चोट मारते हैं तो बर्तन में कंपन होता है। हम हाथ से छूकर बर्तन में होने वाले कंपन का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम वायलिन बजाते हैं तो हम छड़ी से तारों में कंपन करते हैं। छड़ी से तारों में जो कंपन होता है उसी के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखो, मच्छर अपने पंखों को फड़फड़ाता है। देखते हो, मच्छर अपने पंखों को फड़फड़ाता है, जिससे उसके पंखों में कंपन होता है और इस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग अपने कानों द्वारा सुन पाते हैं। अब हम लोग कुछ वाद्य यंत्रों में देखेंगे कि उन वाद्य यंत्रों में कौन से भाग कंपित होते हैं जिससे हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर देखो हारमोनियम, सितार, बांसुरी, तबला जैसे वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को बीच में से खींचकर छोड़ देते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, बल्कि हमें संपूर्ण यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि सुनाई देती है। इसी तरह ढोलक की झिल्ली पर आघात करने से भी हमें केवल झिल्ली की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, बल्कि संपूर्ण यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि सुनाई देती है। मृदंगम की झिल्ली पर आघात करने से भी हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सितार और गिटार। जब इन दोनों के तारों में कंपन किया जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसी तरह यहाँ बांसुरी में जब हवा फूंकी जाती है तो बांसुरी में बने हुए जो छिद्र होते हैं उनसे हवा निकल जाती है और हमें बांसुरी की मीठी तान सुनाई देती है। अब हम लोग देखते हैं कुछ वाद्य यंत्रों और उनके कंपायमान भाग जो कंपित होते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे सितार में तना हुआ तार कंपित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। बांसुरी में हम लोगों ने देखा वायु स्तंभ। हारमोनियम में धातु की पत्ती, जो धातु की पत्ती है उसको हम लोग हिलाते हैं तो सा रे गा मा
इस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तबले में जो उसकी झिल्ली है उस पर आघात किया जाता है। शहनाई में भी वायु स्तंभ होता है और वीणा में तने हुए तार, ढोलक में तनी हुई झिल्ली। तो अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। हम लोगों ने अभी तक यह जान लिया कि वस्तुओं में कंपन करने से, वस्तुओं के कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है जिससे कि ध्वनि निकलती है? तो मनुष्य में ध्वनि वाक् यंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। इसे ध्वनि बॉक्स या वाक् यंत्र भी कहते हैं। वाक् यंत्र ऊतकों से बने दो परत होते हैं जिन्हें वाक् तंतु कहते हैं। दो वाक् तंतु के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिससे वायु निकलती है। जब फेफड़े बलपूर्वक वायु को झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो दोनों वाक् तंतुओं में कंपन होता है और वाक् तंतुओं में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक् तंतु तने हुए होते हैं या झिल्ली अवस्था में होते हैं तो दोनों में ध्वनि भिन्न भिन्न। यहाँ पर देखो चित्र में मानव के वाक् यंत्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कंठ है, यहाँ पर वाक् तंतु दिख रहे हैं, ये दो ऊतकों से बने हुए, और इनके बीच में यह झिल्ली दिखाई दे रही है। तुम स्वयं भी अनुभव कर सकते हो। जब तुम बोलते हो तो यहाँ पर हाथ रख करके देखो, यहाँ पर तुम्हें कंपन का अनुभव होगा जिससे कि ध्वनि निकलती है। यहाँ पर वाक् तंतुओं की कार्यविधि दिखाई हुई है। रबड़ की दो पतली पट्टियां लेंगे और उन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक तनी हुई अवस्था में रखेंगे, और जब इन दोनों के दरारों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे वाक् तंतु भी इसी तरह से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पुरुषों में वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर, महिलाओं में 15 मिलीमीटर होती है, और बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक् ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि का संचरण। प्रकाश के विपरीत ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि का वायु में संचरण। इसके लिए एक बेल जार लेंगे। बेल जार में इस तरह से विद्युत तार लगा करके उससे हम लोग यहाँ विद्युत घंटी लगाएंगे। बेल जार के ऊपर एक भाग को यहाँ हम लोग कॉर्क से बंद कर दिए, और यहाँ नीचे में एक निर्वात पंप या वायु सूचक पंप लगा देते हैं। जब हम लोग यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत घंटी बजने लगती है जिसकी ध्वनि हम लोगों को सुनाई देती है। अब हम लोग इस वायु सूचक यंत्र से इस बेल जार की हवा धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हवा कम होती जाती है तो ध्वनि की आवाज भी कम होती चली जाती है, ध्वनि धीमी होती चली जाती है, और जब इस बेल जार से हवा पूरी तरह से निकल जाती है तो हमें ध्वनि की आवाज सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इस प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जब इस बेल जार में निर्वात हो जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो यह निर्वात क्या है? जब बोतल में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बोतल में निर्वात है। यह किसी भी बर्तन के लिए यह स्थिति हो सकती है। जब बर्तन में निर्वात है तो ध्वनि तनिक भी सुनाई नहीं देती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे ध्वनि का द्रव्य में संचरण। इसके लिए हम लोग पानी से भरी हुई एक बाल्टी लेंगे और दो पत्थरों को लेंगे। जब हम लोग ऊपर में दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम अपने हाथों को बाल्टी के अंदर ले जाएंगे और बाल्टी के अंदर पानी में भी अपने जब हम पत्थरों को रगड़ते हैं और अपने कानों को यहाँ बाल्टी की सतह पर लगाते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि ध्वनि पानी द्रव में भी संचरित हो सकती है। व्हेल, डॉल्फिन और अन्य जलीय प्राणी जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान इसी प्रकार कर सकते हैं। अब हम लोग ध्वनि का ठोस माध्यम में संचरण देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने स्कूल की बेंच पर ही
इस तरह से लेट करके कानों को ऐसे बेंच से सटा लो और दूसरे हाथ से जब ऐसे ठक ठक करोगे तो तुम्हें ध्वनि की आवाज सुनाई देगी। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण लकड़ी में भी हो सकता है और लकड़ी ठोस होती है तो ध्वनि का संचरण ठोस में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, यह खिलौना टेलीफोन, बचपन में तुमने इस तरह के टेलीफोन बहुत ही बनाए होंगे। इसके लिए दो एक तरह के डिब्बे लेते हैं, डब्बों के नीचे पेंदी में छेद करते हैं और दोनों डब्बों को डोरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। जब एक डब्बे को अपने मुंह से लगा करके एक बच्चा बोलता है और दूसरा बच्चा उस डब्बे को अपने कानों से लगा करके सुनता है तो पहले बच्चे की आवाज उसे सुनाई देती है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि डोरियों में भी संचरित हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, चार बच्चे चार अलग अलग दिशाओं में खिलौना टेलीफोन से बात कर रहे हैं और इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। तुम लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा है, घंटी जो है, स्कूल में घंटी एक ही जगह पर बजती है, लेकिन उस घंटी की आवाज पूरे विद्यालय परिसर में हर क्लास में सुनाई देती है। तो इससे भी यह साबित होता है, प्रमाणित होता है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। तो इन सारे क्रियाकलापों से हमने जाना कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। ध्वनि का संचरण वायु, द्रव और ठोस तीनों तरह के माध्यमों में होता है। तो चलो हम लोग इस चार्ट के द्वारा देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति कैसी होती है। तो यहाँ सबसे पहले माध्यम है वायु, जो कि गैस अवस्था में है, उसमें ध्वनि की गति 350 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह जल, जो कि द्रव अवस्था में है, उसमें ध्वनि की गति 1500 मीटर प्रति सेकंड है। और स्टील, जो कि ठोस अवस्था में है, यहाँ ध्वनि की गति देखो 6000 मीटर प्रति सेकंड है। तो इससे क्या पता चलता है कि ध्वनि की गति वायु में सबसे कम और ठोस में सबसे अधिक होती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में संचरित हो सकती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है और मानव वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चलो अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। यहाँ पर देखो, तड़ित जो है यह कैसे उत्पन्न होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो बादल जिन पर विपरीत आवेश होते हैं, मतलब एक बादल जिस पर धन आवेश है और दूसरा बादल जिस पर ऋण आवेश है, और ये दोनों बादल एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनके टकराने से प्रकाश भी निकलता है और इनकी टकराहट से बादलों की गड़गड़ाहट या ध्वनि भी निकलती है। मतलब यह दोनों घटनाएं एक ही समय पर होती है, लेकिन फिर भी हमको चमक पहले दिखाई देती है और बादलों के गरजने की आवाज यह बाद में सुनाई देती है। तो इसका कारण है कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की गति है, वो ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा है। प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर देखो, जबकि ध्वनि की गति लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसीलिए हम लोगों को बादलों के टकराने से जो प्रकाश है वो पहले दिखाई देता है, जबकि गड़गड़ाहट की आवाज है, जो मेघ गर्जन की आवाज है, वो बाद में सुनाई देती है। चलो अब इसी पर आधारित हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? हम जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती और क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए कोई वातावरण नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन सकते हैं। तो यह इस तरह से हम लोगों का ध्वनि पाठ का पहला वीडियो समाप्त होता है। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे
मानव कान की संरचना, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां किसे कहते हैं, और ध्वनि प्रदूषण क्या है, यह क्यों उत्पन्न होता है, इससे क्या क्या हानियां होती हैं और इसकी रोकथाम किन उपायों से की जा सकती है।